खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बहुतों को लगेगा कि शायर का तो काम ही हवाबाजी करना होता है, भला तोप या बंदूक के सामने कोई अखबार निकाल कर क्या कर लेगा, और जिसके पास हथियार है वो भला कलम से क्यों कर डरेगा। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के सबसे मशहूर जांबाज शहीद आज़म भगत सिंह खुद एक जर्नलिस्ट या पत्रकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप से उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी। इसके अलावा भी वो कई अखबारात में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखा करते थे। पंजाबी मैगजीन कीर्ति के वो संपादक भी रहे और काकोरी के शहीदों पर उनके लेख ने न सिर्फ काकोरी के शहीदों को मुल्क के बच्चे बच्चे की ज़बान पर ला दिया था, बल्कि कीर्ति को भी अंग्रेज सरकार का निशाना बनना पड़ा था। लेकिन भगत सिंह ना तो पहले पत्रकार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से जंग के लिए अखबार का सहारा लिया, और ना ही आखिरी। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में पहले पत्रकार शहीद होने का सेहरा मौलवी मोहम्मद बाकिर के सर बंधता है। उन्होंने दिल्ली का पहला उर्दू अखबार 1837 में शुरू किया था, जिसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार था। जब 1857 की गदर हुई तो इस अखबार का काम हिंदुस्तानियों में जोश भरना और रोज़ाना की खबर उन तक पहुंचाना बन गया। इस अखबार के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जे के बाद जिसको भी पकड़ा उस पर एक फर्जी मुकदमा चलने के बाद फांसी दी, वहीं बाकिर को मेजर हडसन ने पकड़ने के बाद अपने सामने आते ही गोली मार दी। ये 16 सितंबर 1857 का दिन था जब भारत का पहला पत्रकार अंग्रेज़ों से जंग करते हुए शहीद हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नेता के तौर पर बहुत बाद में जाने गए। उससे पहले वो एक जर्नलिस्ट और संपादक ही थे। उन्होंने अपना पहला वीकली अखबार 1904 में सिर्फ 16 बरस की उम्र में छापना शुरू कर दिया था। इस अखबार में राष्ट्रवाद की बातें होती थी। 1912 में उन्होंने अपना मशहूर अखबार अल हिलाल शुरू किया। 1914 आते आते इस अखबार पर कई जुर्माने लग चुके थे। अखबार के पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इसमें छपने वाले लेखों का बागी तेवर भी। अबुल कलाम आज़ाद को पहली सज़ा 1916 में धरने प्रदर्शन या लूटमार के लिए नहीं, बल्कि एक पत्रकार होने के लिए हुई थी। लोकमान्य तिलक के मराठा और केसरी अखबार ने मुल्क में क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको लेख लिखने के लिए ही मांडले की खतरनाक जेल में भेजा गया था। बरेंद्र घोष को तो अखबार निकालने के लिए काला पानी ही भेज दिया गया था। जाहिर है अंग्रेज सरकार को इनसे खौफ आता था। बात हो रही है तो ये बात बिना गणेश शंकर विद्यार्थी के कैसे पूरी हो। हिंदी पत्रकारिता का सबसे मशहूर नाम भगत सिंह जिनकी छत्र छाया में रहे, विद्यार्थी ने अपने प्रताप अखबार से चंपारण का मुद्दा दुनिया के सामने लाया, जिसके बाद गांधी जी वहां गए और देश को गांधी नाम का नेता मिला। उन्होंने क्रांतिकारियों के हक में जो लिखा, जिस हिम्मत से लिखा, वो कम ही देखी गई है। हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की कोशिश करते हुए अपने ही मुल्क के लोगों के हाथ शहीद हुए विद्यार्थी के बराबर शायद ही कोई पत्रकार आता है। विद्यार्थी के अखबार में ही एक पत्रकार थे, पीर मुनीस, जो चंपारण से लिखा करते थे। ये उन्हीं के लेख थे जिनकी वजह से गांधी जी को चंपारण के हालात का पता चला और बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ। बात तो यह है कि खुद गांधी जी भी अखबार निकाला करते थे और उनके एडिटर होते थे। दिल्ली के इमदाद साबरी को कम ही लोग जानते हैं। कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई तो उनके साथ आ गए। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, लेकिन मुल्क में सेंसरशिप थी। आज़ाद हिंद फौज की कोई खबर मुल्क में ना आती थी। यहां तक के लोगों को लगता था कि बर्मा की तरफ से जापानी फौज भारत पर हमला करने को बढ़ रही है। कांग्रेस का तो साफ ऐलान था कि अगर बर्मा से हमला होता है तो वो अंग्रेज़ों का साथ देंगे। ऐसे में इमदाद साबरी ने कई लेख लिखे, किताबें लिखीं,
ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि बर्मा की तरफ से आने वाली फौज आज़ाद हिंद फौज है। नेताजी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आ रहे हैं और इस फौज में जापानी नहीं हिंदुस्तानी हैं। इसके बाद ही मुल्क में माहौल बना कि बच्चा बच्चा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का तराना गाने लगा। आज जब पत्रकारिता के कॉलेज खुल चुके हैं और ज़्यादा अच्छी तकनीक खबर पहुंचाने के लिए है, तब इस जज्बे की कमी महसूस होती है जो मौलवी बाक़िर, भगत सिंह या गणेश शंकर विद्यार्थी में थी।